हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग नेशन पर। आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड्स। ये टॉपिक ना केवल उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो अपने लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं विद लो रिस्क एंड फिक्स्ड रिटर्न्स। तो बॉन्ड्स के बारे में जानने के लिए बिना देरी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको आने वाली वीडियोस भी उससे मिल जाएंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो का अगला पार्ट आप कह सकते हो, जो थी फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होगा और ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो के अंदर हमने जैसे बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड्स। आज हम उस बॉन्ड्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ बॉन्ड, वो होता क्या है, द इशूअर्स ऑफ बॉन्ड्स, कौन कौन उसको इशू करते हैं, हाउ बॉन्ड्स वर्क, कि मतलब पीछे इसका वर्किंग कैसे होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स, उसके बॉन्ड्स के बारे में आप थोड़ी सी डिटेल्स भी जानेंगे इसके अंदर में कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, वेराइटीज़ ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि किस किस टाइप के बॉन्ड्स आपको मिल जाएंगे, प्राइसिंग ऑफ बॉन्ड्स, कि इस बॉन्ड का प्राइस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको कई जगह मिलेगा बॉन्ड्स में, तो हम उसको भी देखेंगे। रिलेशन टू इंटरेस्ट रेट्स, कि जो देश के अंदर में इंटरेस्ट रेट रहते हैं उनसे बॉन्ड का क्या रिलेशन है। जी हाँ, बिल्कुल, हम इसके अंदर में ये देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड प्राइस पे क्या असर पड़ता है, नीचे जाते हैं तब क्या असर पड़ता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ ढूंढी जा सकती है बॉन्ड्स के अंदर में। सबसे पहला है व्हाट इज़ अ बॉन्ड। डेफिनेशन के हिसाब से बॉन्ड्स आर यूनिट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेट इशूड बाय कंपनीज एंड सिक्योरिटाइज्ड एज ट्रेडेबल एसेट्स। A bond could be thought of as an IOU between the lender and borrower that includes the details of the loan and its payments. Bonds are issued by companies, municipalities, states, and sovereign governments to finance projects and operations. सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बॉन्ड्स आर नथिंग बट रिसीट्स, या फिर उनको IOU भी कह सकते हो, किसी भी लेंडर और बोरोवर्स के बीच में, जिसके अंदर डिटेल्स दे रखी होंगी लोन की और उसकी पेमेंट्स के बारे में। फिर आते हैं द इशूअर्स ऑफ बॉन्ड्स, यानी कौन कौन इशू करता है। इसको नॉर्मली गवर्नमेंट इशू करती है ताकि फंड रेज कर पाए वो रोड्स बनाने के लिए, स्कूल्स, डैम्स या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को, या फिर कई बार जैसे सडन एक्सपेंस हो जाता है वॉर का, यानी मान लो कल को अचानक से लड़ाई हो जाती है, मान लो कल को इंडिया चाइना की लड़ाई हो गई, तो उस टाइम पे अगर गवर्नमेंट को अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो पब्लिक से इकट्ठा करने की ट्राई करती है थ्रू द मेथड ऑफ बॉन्ड्स। और कॉर्पोरेट्स इसको इशू करते हैं ताकि वो अपना बिजनेस ग्रो कर पाएँ, उस पैसे से वो प्रॉपर्टी को ले पाएँ, या फिर कोई इक्विपमेंट खरीदनी हो नहीं वो ले पाएँ, या फिर कोई प्रोजेक्ट्स उनको लेने हो बहुत बड़ा लेकिन उतने पैसे उनके पास हो नहीं, तो उसको फाइनेंस करने के लिए कई बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं, या नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा भी और कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट इन बॉन्ड्स को इशू करते हैं। तो हाउ बॉन्ड्स वर्क, मैनी कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर पब्लिकली ट्रेडेड, अदर्स आर ट्रेडेड ओनली ओवर द काउंटर और प्राइवेटली बिटवीन द बोरोवर एंड लेंडर। ज़्यादातर जो भी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं, कुछ जो थोड़े बहुत होते हैं वो OTC यानी ओवर द काउंटर, या फिर कुछ प्राइवेटली भी कि बोरोवर और लेंडर के बीच में डायरेक्टली होते हैं। अब ये OTC कहाँ पे आता है, पब्लिकली ट्रेडेड कहाँ आता है, ये सारी आपको स्ट्रक्चर की जानकारी हमारी पिछली वीडियो फाइनेंशियल मार्केट्स में मिल जाएगी। When companies or other entities need to raise money to finance new projects, maintain ongoing operations, or refinance existing debts, they may issue bonds directly to investors. तो जैसे कि हमने अभी पीछे देखा कि कंपनीज क्यों इशू करती हैं बॉन्ड को, तो उसके अंदर एक और रीज़न है कि रीफाइनेंसिंग एग्जिस्टिंग डेट्स। मान लो 12% पे कहीं से लोन ले रखा हो, लेकिन अगर वो बॉन्ड 8% पे मार्केट में लोग लेने को तैयार हैं, तो वो उस पैसे से अपने डेट को रीस्ट्रक्चर कर लेंगी ताकि पूरा डेट उनका 12% के बजाय 8% पे आ जाएगा।
अब सुनने में आपको लग रहा है 4%, लेकिन ये होता है हज़ारों करोड़ों के ऊपर में। तो इंटरेस्ट की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिफर कर जाती है इस 4% के अंदर ही। तो अपने एग्जिस्टिंग डेट्स को रीफाइनेंस करने के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी कंपनीज इशू करती है बॉन्ड्स को डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स। द बोरोवर्स issues a bond that includes the term of the loan, interest payments that will be made, and the time at which the loaned funds may be paid back. तो इस बॉन्ड के अंदर में क्या क्या गिवन होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन, कितनी इंटरेस्ट पेमेंट करी जाएगी और कितने टाइम के अंदर ये फंड आपको रीपे कर दिया जाएगा। Interest payment is part of the return that bondholders earn for loaning their funds to the issuer. यानी कि जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो एक रिटर्न का हिस्सा होती है बॉन्ड होल्डर्स के लिए, क्योंकि उन लोगों ने लोन प्रोवाइड करे हैं इशूअर को, तो इसलिए जो उनको रिटर्न मिलता है उसका एक हिस्सा है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट रेट दैट डिटरमाइंस द पेमेंट इज कॉल्ड द कूपन रेट। यानी कि कूपन रेट वो रेट है जो डिटरमाइन करता है कि कितने इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको पेमेंट करी जाएगी। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स, यानी अब हम बॉन्ड्स के बारे में देखेंगे कि उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। फेस वैल्यू इज़ द मनी अमाउंट द बॉन्ड विल बी वर्थ एट मैच्योरिटी। इट इज़ ऑल्सो द रेफरेंस अमाउंट द बॉन्ड इश्योर यूजेस व्हेन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो यानी कि फेस वैल्यू उस बॉन्ड की वो वैल्यू है जो मैच्योरिटी पे आपको वापस मिलेगी। कहने का मतलब अगर मेरे पास एक बॉन्ड है और वो मैच्योर हो जाता है तो मेरे को उस बॉन्ड के रिटर्न में कितने पैसे मिलेंगे वो उसकी फेस वैल्यू है। इंडिया में नॉर्मली इसको आप एग्जांपल के तौर पे लेना चाहें तो 100 रुपीज़ के पास में एक बॉन्ड की यूनिट की वैल्यू होती है, फेस वैल्यू। तो इसके अंदर में आपका जो इंटरेस्ट भी रेट कैलकुलेट होता है, जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आपका, वो इस फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होता है। अगर 100 रुपये फेस वैल्यू है और 5% इंटरेस्ट है तो आपको 5 रुपये मिलेगा। ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आपने वो 100 रुपये का बॉन्ड 90 रुपये में ख़रीदा है या फिर 1000 रुपये में ख़रीदा है, आपको जो कूपन रेट है वो आपका इस फेस वैल्यू के ऊपर ही लगता है। The coupon rate is the rate of interest the bond issuer will pay on the face value of the bonds expressed as percentage। यानी कि कूपन रेट जैसे कि हमने अभी देख लिया, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि बॉन्ड इशूअर पे करेगा फेस वैल्यू के ऊपर में। ये परसेंटेज के अंदर में गिवन होता है हमेशा। जैसे कि 5% कूपन रेट का मतलब है कि 5% फेस वैल्यू से, यानी जितनी उसकी फेस वैल्यू है, मान लो अगर $1000 उसकी फेस वैल्यू है तो 5% ऑफ 1000 यानी कि $50 हर साल आपको मिलता जाएगा। ये भी डिपेंड करता है कि बॉन्ड की टर्म्स एंड कंडीशन पे कि आपको हर साल मिलेगा या फिर साल में 2 बार मिलेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन पर बॉन्ड्स के डिपेंड करता है। कूपन डेट्स आर द डेट्स ऑन विच द बॉन्ड इशूअर विल मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स। पेमेंट्स कैन बी मेड इन एनी इंटरवल बट द स्टैंडर्ड इज सेमी एनुअल पेमेंट्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि साल में आपको कई बार 2 बार भी आपको इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, तो जिन जिन डेट्स को होती है उन डेट्स को कूपन डेट्स कहा जाता है। मैच्योरिटी डेट इज़ द डेट ऑन विच द बॉन्ड विल मैच्योर एंड द बॉन्ड इशूअर विल पे बॉन्ड होल्डर द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। मैच्योरिटी डेट यानी कि जिस दिन आपका बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा और जिसने बॉन्ड इशू किया है वो बॉन्ड होल्डर को जितनी फेस वैल्यू होती है उस बॉन्ड की वो रिटर्न कर देगा। मान लो अगर एक यूनिट ऑफ बॉन्ड की 100 रुपये हैं और आपके पास 10 बॉन्ड हैं तो यानी कि आपको 1000 रुपये एट द मैच्योरिटी डेट आपको इशूअर देगा। द इशू प्राइस इज द प्राइस एट विच द बॉन्ड इशूअर ओरिजिनली सेल्स द बॉन्ड्स। ये सिंपल सी वही प्राइस है कि जिसके अंदर में बॉन्ड इशूअर स्टार्टिंग में बॉन्ड को सेल करता है। कितने पे? आपको ओरिजिनली उसको स्टार्टिंग अमाउंट जितनी मिलती है उसको इशू प्राइस कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन अगर वो मान लो 100 रुपये का बॉन्ड 90 रुपये में बेच रहा है तो इशू प्राइस आपका हो गया 90 रुपये। अब आते हैं वेराइटीज़ ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि किस किस टाइप के हमारे पास में बॉन्ड्स की कैटेगरीज हैं। तो मेनली ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दैट आर इशूड बाय कंपनीज, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो कि स्टेट एंड म्यूनिसिपैलिटीज इशू करती हैं, कुछ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स टैक्स फ्री कूपन इनकम भी देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशूड बाय द ट्रेजरी विद द ईयर और लेस टू मैच्योरिटी आर कॉल्ड बिल्स, यानी कि वो बॉन्ड जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम हो और गवर्नमेंट की ट्रेजरी उसको इशू करती है तो उनको हम बिल्स कहते हैं।
उनको ट्रेजरी बिल्स भी इन शॉर्ट में टी बिल भी आपको जो कई जगह आपको मिल जाएगा उसको कहते हैं टी बिल्स। बॉन्ड इशूड विद 1 to 10 years ऑफ मैच्योरिटी आर कॉल्ड नोट्स, कि अगर आपको आपके बॉन्ड की 3 साल की मैच्योरिटी है तो आप उसको नोट्स कहेंगे। एंड बॉन्ड्स इशूड विद मोर देन 10 years ऑफ मैच्योरिटी उनको बॉन्ड्स ही कहेंगे। तो ये अलग अलग 3 टाइप की कैटेगरीज हैं। अगर आपको कहीं पे भी सुनाई देता है टी बिल यानी कि ट्रेजरी बिल्स, या टी नोट्स यानी कि ट्रेजरी नोट्स, या फिर आपको बॉन्ड्स, तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है अब आप ये समझ गए हैं। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पे भी आप ये वर्ड सुनोगे तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि इसकी मैच्योरिटी का पीरियड इतने टाइम का है। एजेंसी बॉन्ड्स भी एक टाइप की कैटेगरी है। दीज आर इशूड बाय गवर्नमेंट एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हैं अगर वो बॉन्ड्स इशू करें तो वो एजेंसी बॉन्ड्स के अंडर आते हैं। अब अलग थोड़ा सा हम कैटेगरी को तो हमने देख लिया, लेकिन अभी और वेराइटीज़ जो आती है बॉन्ड्स की हम वो देखते हैं। तो एक है, सबसे पहले आता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स डू नॉट पे कूपन पेमेंट्स एंड इंस्टेड आर इशूड एट अ डिस्काउंट to their par value that will generate a return once the bond holder is paid the full face value when the bond matures। यानी कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड आपका वो बॉन्ड होता है जिसके अंदर आपको कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं मिलेगी, कूपन पेमेंट नहीं मिलेगी, कूपन रेट 0% होता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई रिटर्न ही नहीं है इसके अंदर कूपन का, तो फिर इसका क्या फ़ायदा। ये लोग खरीदते हैं टैक्सेशन से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको जितनी भी कूपन की पेमेंट मिल रही होगी उसके ऊपर तो टैक्स देना पड़ेगा आपको। जितनी बार आपको कूपन की पेमेंट मिलेगी उतनी बार टैक्स देना पड़ेगा आपको। और जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मान लो अगर आपका 100 रुपये का बॉन्ड है तो वो आपको 10 रुपये पे, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे तुमको देंगे। तो 10 रुपये का आपको देंगे ये बॉन्ड, ठीक है। और मैच्योरिटी के टाइम पे आपको कितना रुपये मिलेगा वापस? 100 रुपये, क्योंकि फेस वैल्यू 100 रुपीज़ थी। इशू प्राइस 10 रुपये, क्योंकि आपने 10 रुपये में उसको ख़रीदा, और उसका मैच्योरिटी टाइम पे आपको उसका कितना रिटर्न मिला? 100 रुपीज़। तो 10 टाइम्स रिटर्न। कहने को तो बीच में मैंने कोई कूपन पेमेंट नहीं ली, लेकिन रिटर्न तो फिर भी अच्छे खासे आए ना। और इससे क्या हुआ, मैं बार बार के कैपिटल गेन से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, टैक्सेशन जो लगती थी उससे भी बच गया और मेरे को अपनी रिटर्न्स भी मिल गए। लेकिन इसके अंदर में यही रहता है कि आपको एंड तक, मैच्योरिटी तक होल्ड करना पड़ेगा, तब आपको रिटर्न्स मिलते हैं। फिर आता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। दीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स विद एन एम्बेडेड ऑप्शन दैट अलाउज बॉन्ड होल्डर्स टू कन्वर्ट देयर डेट इनटू स्टॉक एट सम पॉइंट डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस लाइक द शेयर प्राइस। ये वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके साथ में एक ऑप्शन आता है बॉन्ड होल्डर के लिए कि वो अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, गिवन कि कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस पूरी होने पे। तो मान लो आपने एक कंपनी का बॉन्ड खरीद रखा है, लेकिन कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है बहुत ज़्यादा और उसके शेयर प्राइस ऊपर जाते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टर चाहेगा कि उसको शेयर्स मिल जाएं। तो सेम चीज़ यहाँ पे ऑप्शन में लोग एग्जीक्यूट करके कन्वर्टेबल बॉन्ड से शेयर्स को ख़रीद लेते हैं। अब इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है? फ़ायदा ये है कि इसके अंदर में आपको ऑप्शन मिल गया शेयर्स खरीदने का। कंपनी को फ़ायदा क्या है कि एक एडिशनल ल्यूक्रेटिव ऑफ़र दे दिया गया है कि इससे इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स को और डिमांड में लेके आएंगे और डिमांड बढ़ेगी इससे कि बॉन्ड्स और लोग खरीदना चाहेंगे। तो ज़्यादा डिमांड हो गई तो क्या करेगी कंपनी? अब कंपनी पागल तो है नहीं कि जो मतलब डेट की आपकी कूपन पेमेंट भी दे और साथ में आपको शेयर्स भी दे। तो कंपनी क्या करती है? कूपन रेट कम कर देती है। तो इससे क्या हो जाता है कि आपके पास एक ट्रेड ऑफ आ जाता है। ट्रेड ऑफ में आप या तो ज़्यादा इंटरेस्ट की यानी ज़्यादा कूपन रेट की आप पेमेंट्स ले लो, या ऑप्शन ले लो कि आप कंपनी के शेयर्स ले सकते हो। तो इसके अंदर में आपको ट्रेड ऑफ करके आपको देखना पड़ता है कि अगर आपको लग रहा है कि कंपनी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है तो आप वो ऑप्शन पहले से ख़रीद के रख सकते हो एज अ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और जबकि आपको लगता है कि कंपनी का शेयर प्राइस आगे आने वाले टाइम पे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, तो ठीक है, आप कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ना खरीद के सिंपल बॉन्ड्स खरीदो जिसके अंदर आपको ज़्यादा कूपन पेमेंट मिलेगी। फिर नेक्स्ट है कॉलेबल बॉन्ड्स। ऑल्सो हैव एन embedded option, but it is different than what is found in a convertible bond. A callable bond is one that can be called back by the company before it matures. अब कॉलेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में आप इक्विटी में कन्वर्ट कर देते थे, ये ऑप्शन है, यहाँ पर भी ऑप्शन है
लेकिन ये ऑप्शन है कंपनी के पास कि मैच्योरिटी से पहले कंपनी सारे बॉन्ड्स को वापस कॉल बैक कर सकती है बिफोर इट मैच्योर्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अब इसका फ़र्क क्यों होता है, ये कंपनी क्यों करती है? कंपनी इसलिए करती है, मान लो कल को आज तो उसने इशू कर दिया मान लो 10% पे बॉन्ड्स को, और कल को मार्केट के अंदर में लोग 8% में भी लेने को तैयार है बॉन्ड, तो कंपनी 10% में कूपन पेमेंट देने के बजाय 8% पे देगी ना, तो 10% से सारा कॉल बैक करके वो 8% पे इशू कर देगी। तो ये ऑप्शन कंपनी के पास रहता है कॉलेबल बॉन्ड्स का। फिर आता है पुटेबल बॉन्ड। पुटेबल बॉन्ड इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। अ पुटेबल बॉन्ड अलाउज द बॉन्ड होल्डर्स टू पुट और सेल द बॉन्ड बैक टू द कंपनी बिफोर इट हैज़ मैच्योर्ड। This is valuable for investors who are worried that a bond may fall in value, or if they think interest rates will rise and they want to get their principal back before the bond falls in value। कहने का मतलब है ये तो था जैसे कॉलेबल बॉन्ड में कंपनी ने वापस बुला लिया, कंपनी को फ़ायदा हुआ कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं बॉन्ड्स के, तो उनसे कंपनी को फ़ायदा हो गया। अब मान लो इसका उल्टा हो जाए कि इंटरेस्ट रेट 10% से बढ़ गया कि अब लोग 10% तक तो कोई लेना ही नहीं चाहता, 12% से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा कि मेरे को तो भाई 12% वाला ही बॉन्ड चाहिए, उससे नीचे में बात नहीं बनेगी। तो अब क्या होएगी, कंपनी को इशू करने पड़ेंगे 12% के बॉन्ड्स, लेकिन जिनके पास 10% के बॉन्ड्स थे वो तो फंस गए, वो तो मैच्योरिटी तक फंस गए ना भाई, कि उन्होंने तो पैसे लगा रखे हैं। तो अब उस टाइम पे इनके पास ऑप्शन रहता है पुटेबल बॉन्ड में कि वो फिक्स्ड प्राइस पे कंपनी को वो बॉन्ड सेल कर पाएँ, और जो 12% की कूपन पेमेंट वाले बॉन्ड मिल रहे हैं फिर वो वहाँ जाके उसको ख़रीद लेते हैं। तो इससे क्या हो गया, जो 2% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो कम हो गई और 2% का ज़्यादा रिटर्न्स अब वो ले पाएंगे। अब इसके बाद आता है प्राइसिंग ऑफ बॉन्ड्स। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस को इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी बॉन्ड के। तो सबसे पहला है टाइम टू मैच्योरिटी, कि वो मैच्योरिटी कितने टाइम में आने वाली है उसकी। अगर कल ही उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी तो उस बॉन्ड की ऑब्वियसली वैल्यू इतनी ज़्यादा रहेगी नहीं ना, क्योंकि कूपन पेमेंट तो मिलनी नहीं है, तो जो फेस वैल्यू है बस वही मिल के रह जाएगी। फिर है आपका कूपन रेट, जहाँ पे मान लो एक 2 बॉन्ड्स है, एक 8% रिटर्न दे रहा है, एक यानी कि 8% उसका कूपन रेट है, और दूसरा दे रहा है 12% का कूपन रेट, तो ऑब्वियसली आप किसको चूज़ करोगे, 12% वाले को ही ना। तो एक कूपन रेट होता है जो प्राइसिंग को इफेक्ट करता है। फिर आता है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। फिर होता है क्रेडिट रेटिंग्स। क्रेडिट रेटिंग्स भी इफेक्ट करता है कैसे, अब मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है जैसे कि रिलायंस, कल को वो इशू करे बॉन्ड्स, तो ये भरोसा तो है इन्वेस्टर्स के अंदर कि कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, ना ही मतलब रातों रात कहीं बंद हो जाएगी, डूब जाएगी, वो हमारी कूपन पेमेंट्स बॉन्ड की जो है आराम से करती रह सकती है। तो यानी उसकी क्रेडिट रेटिंग्स अच्छी है, तो लोगों का ज़्यादा भरोसा है। अब ज़्यादा भरोसा है, इसी बात का फ़ायदा उठा के कंपनी कम कूपन पेमेंट्स पे दे देगी। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टर्स का रिस्क हो गया कम लेकिन रिटर्न्स भी कम। और वहीं पे जहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाए कि जहाँ पे कंपनी लगे कि भाई ख़राब हालत में है और इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, इतनी अच्छी ब्रांड भी नहीं है, तो लोग उस पर आसानी से देंगे नहीं पैसा, तो वो देंगे भी तो ज़्यादा रिटर्न मांगेंगे। तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट रेटिंग का क्या फ़र्क पड़ा, क्रेडिट रेटिंग थी कम, कूपन रेट होंगे उनके बॉन्ड्स के वो होंगे हाई। ठीक है, तो इसी तरीके से क्रेडिट रेटिंग भी प्राइसिंग के ऊपर इफेक्ट डालता है। अब इसके बाद में आता है एक बड़ा पॉइंट जो प्राइसिंग पर इफेक्ट डालता है, वो है YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी। YTM अदरवाइज रेफर्ड टू एज रिडेम्पशन और बुक यील्ड इज द स्पेक्युलेटिव रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट रेट ऑफ अ फिक्स्ड रेट सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड। The YTM is based on the belief or undertaking that an investor purchases the security at the current market price and holds it until the security has matured, reached its full value, and that all interest rate and coupon payments are made in a timely fashion. चक्कर मत खाओ, अब आसान भाषा में देखते हैं। आसान भाषा में, अगर तुमने आज बॉन्ड को करंट मार्केट प्राइस पे खरीद लिया और उसको होल्ड किया जब तक कि वह मैच्योर नहीं हो जाता और सारी कूपन पेमेंट आपको टाइम पे मिलती जाए,
तो आपको कितना % रिटर्न मिलता है। कहने का मतलब जैसे अगर मान लो आज मैं कोई बॉन्ड खरीदता हूँ और उसको मैच्योरिटी तक अपने पास रखूँ और सब कुछ ठीक रहा, तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एंड तक आपको कितना रिटर्न मिल जाएगा। तो वो जो रिटर्न है वो है YTM, यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड मतलब कितना रिटर्न आपको मिल रहा है उसके मैच्योरिटी तक होल्ड करने में, बस इसको YTM कहते हैं। अब YTM कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला है ये, और जहाँ पर कि C है इंटरेस्ट या फिर कूपन पेमेंट, जो भी आप कहना चाहें, एनुअली कि उस एक साल में कितने कूपन पेमेंट हो उसको हो रही है। FV फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, PV प्रेजेंट वैल्यू या फिर कहें तो प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, ये आज के मार्केट में प्राइस में क्या है, और T यानी कि हाउ मेनी ईयर्स इट टेक्स द सिक्योरिटी टू रीच मैच्योरिटी, यानी कि कितने साल अभी बाकी हैं उसको मैच्योरिटी तक पहुंचने में। तो इसके थ्रू हम YTM को निकाल पाते हैं। तो इसके बाद में आता है वैल्यूएशन कैसे करते हैं बॉन्ड्स की। अगर मान लो कूपन बॉन्ड है आपके पास में, तो उसका फॉर्मूला है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, यानी कि V कूपन्स प्लस V फेस वैल्यू। जिन दोस्तों को प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता क्या होता है या कैसे निकालते हैं नहीं पता, वो हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो V कूपन्स का फॉर्मूला है ये आपके सामने, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, और V फेस वैल्यू का भी फॉर्मूला है ये, यानी कि फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+R होल रेज़्ड टू पावर T। यहाँ पे कैपिटल C है फ्यूचर कैश फ्लोज यानी कि कूपन पेमेंट्स, और R होगा यहाँ पे डिस्काउंट रेट, जो कि हम यूज़ करते हैं इस केस में YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी को, दोनों केसेस में, ऊपर में भी और नीचे वाले V कूपन्स में भी और V फेस वैल्यू में, दोनों में भी। F होगा आपकी फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, T होगा नंबर ऑफ पीरियड्स, कि मान लो जैसे आपने साल में 2 बार पेमेंट मिल रही है, तो T की वैल्यू क्या हो गई 2। अगर एक साल के अंदर है तो यानी T की वैल्यू 2, क्योंकि उतनी बार आपको पेमेंट करनी पड़ रही है। और T हो गया यानी कि टोटल ईयर्स, टोटल टाइम टू मैच्योरिटी। ठीक है, तो इनको फॉर्मूले में पुट करने के बाद में V कूपन्स और V फेस वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। दोनों को ऐड कर देने से हमें बॉन्ड की वैल्यूएशन मिल जाती है। तो ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम बॉन्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक फैक्टर नहीं हो सकता, उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं। डायरेक्ट ही मत देखना कि वैल्यूएशन से ऊपर है या नीचे तो बाय सेल कर दो, लेकिन हाँ आप उसको सोच सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। और उस अकेले उसको कंसीडर नहीं कर सकते, और किसको कंसीडर करना है, इंटरेस्ट रेट्स को। तो इसलिए हमारी अगली स्लाइड है रिलेशन टू इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड प्राइस। व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो अप, bond prices fall in order to have the effect of equalizing the interest rate on the bond with prevailing rates and vice versa. Most bond pays a fixed interest rate that becomes more attractive if interest rates fall, as there will be more investors' demand that will drive up the price of the bond. Conversely, if interest rates rise, investor will no longer prefer the lower fixed interest rate paid by a bond, resulting in a decline of the price of the bond. सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो आपके बॉन्ड प्राइस की वैल्यू गिरेगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने 10% पे आपने कोई बॉन्ड खरीद रखा था, 10% उसका कूपन रेट था, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ के 12% हो गए, यानी मार्केट में जो नया बॉन्ड मिल रहा है वो 12% पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आप वाला जो बॉन्ड होगा उसको खरीदने की डिमांड कम होएगी और उस 12% वाले को खरीदने की ज़्यादा डिमांड होगी। तो आपको अगर वो बेचना होगा तो आपको कम वैल्यू में बेचना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड इधर कम है। डिमांड सारी चली गई 12% वाले, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे। और अगर इसका ठीक अपोजिट हो, अगर मान लो 10% से गिरकर 8% पे इंटरेस्ट रेट आ जाता है, तो आपके पास में जो बॉन्ड है वो 10% कूपन रेट दे रहा है, वो मार्केट से ज़्यादा दे रहा है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदना चाहेंगे, तो उसकी प्राइसिंग भी बढ़ जाती है उस टाइम पे। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट्स का बहुत फ़र्क पड़ता है, और इंटरेस्ट रेट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड्स का प्राइस, यानी अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, और अगर सेम इसका वाइस वर्सा, अगर दूसरा बढ़ता है तो पहले वाला घटता है। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि सब सीख तो लिया भाई, अब इसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, क्या करें, कैसे करें। तो अब आता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। किसको करनी चाहिए।
लेस रिस्की और स्टेबल इनकम। जो बंदे ये दोनों चीज़ ढूंढ रहे हैं कि भैया हमको रिस्क नहीं लेना है ज़्यादा, हमको और कांस्टेंट इनकम भी चाहिए, हम वो लोग नहीं हैं भैया जो आज पैसा लगा दिया 10-15 साल बाद आके देखने लग रहे हैं कि भाई जो हो गया है उतना रिटर्न आएगा नहीं आएगा, नहीं, हमको चाहिए भैया स्टेबल इनकम आती रहे, इतनी अमाउंट ऑफ इनकम मेरे पास आती रहे पर मंथ जितने मैंने लगाए हैं, उनको रिस्क नहीं लेना, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है डूब रहा है, नहीं लेना रिस्क। तो उनके लिए बॉन्ड्स या फिर कोई भी फिक्स्ड इनकम अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहती है। और कब करनी चाहिए? व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, यानी कि उस टाइम पे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है जब आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमने अभी देखा कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं तो प्राइसेस बॉन्ड के आपके बढ़ जाएंगे और वाइस वर्सा, यानी ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स डाउन आ गए हैं तो प्राइस जितना भी था प्रीवियस, मान लो 1 साल पहले जिन लोगों ने भी बॉन्ड खरीदा था उनके प्राइस बहुत ऊपर जा चुके होंगे। तो सेम तरीके से आपको वो मौके ढूंढने जब आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट और आगे आने वाले टाइम में डाउन जाएगा, तब आपको देखना है, इसको ढूंढना है मौका अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऐड करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो किस चीज़ का वेट करो, जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, बॉन्ड्स आपके लिए ठीक हैं या नहीं हैं, और आगे आने वाली वीडियोस आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।